नमस्कार साथियों, आज मैं आपको विज्ञान प्रयोगशाला की तरफ लेके चल रही हूँ। देखिए, हमारे विद्यालयों में जहाँ पे उच्च माध्यमिक विद्यालय के बालक हैं वहाँ पे विज्ञान प्रयोगशालाएं फिर भी हैं, मगर जहाँ छोटी कक्षाएं हैं, माध्यमिक कक्षाएं हैं, उनके लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं का उतना प्रयोग नहीं है। आज हमने प्रयास किया है कि छोटी कक्षाएं जो हैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या और भी छोटी, जिनको हम लेके जाएं बच्चों को जहाँ तक, और प्रयोगशाला या विज्ञान से साक्षात्कार करवाएं कि विज्ञान मतलब क्या, प्रयोग मतलब क्या, कि हम उनके भीतर एक प्रयोग धर्मता को जीवित करें। तो आज हमने ऐसा प्रयास किया है, हम कुछ प्रयोग आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ऐसा आप अपने विद्यालय में बनाइए और अपने बालकों के लिए विज्ञान एक खेल के रूप में तब्दील करिए। देखिए आपके बच्चे किस तरह से उत्तरोत्तर प्रगति के साथ आपके विद्यालय का और हमारे राष्ट्र का नाम कहाँ लेके जाएंगे। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और प्रयास करिए। छोटे छोटे प्रयोग हैं और इनमें वो कोई विशेष संसाधन भी नहीं लगे हैं, कोई विशेष खर्च भी नहीं हुआ है, जो कि हमारे पास अक्सर करके सरकारी विद्यालय में होने के नाते समस्या आ जाया करती है, वह समस्या भी यहाँ पे नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप देखिए, मैं एक एक प्रयोग की तरफ आपको लेके जा रही हूँ और कोशिश करिए आप अपने विद्यालय में भी इस तरह से करें। और जो मेरे लैब विद्यालय में, वहाँ तो चाहूँगी ही कि कम से कम उन विद्यालयों में तो इस तरह की आदर्श प्रयोगशाला जरूर निर्मित हो, जहाँ मेरे छोटे बच्चे विज्ञान के साथ खेल सकें, विज्ञान को जी सकें, विज्ञान को अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद। आइए चलते देखते हैं। सर अपना नाम बताइए पहले। राजेश कुमार शर्मा। सर थोड़ा सा जोर से बोलिए ताकि साथियों तक आवाज़ जाए। जी। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा जी। विद्यालय जामुला जी। और विद्युत लेपन विधि के द्वारा, जो प्रायोगिक परीक्षण के द्वारा विद्युत लेपन विधि समझाना। इसमें हम इस तरह से सर्किट बनाते हैं। ये सर्किट यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। इसमें कैथोड और एनोड और एक विद्युत अपघट्य इसमें काम में लिया जाता है। और एनोड पर हम तांबे की वस्तु इसके अंदर लगा दी जाती है। और जिस वस्तु पर आपको प्लेटिंग करनी है या विद्युत लेपन करना है, उसे कैथोड से जोड़ दिया जाता है और इसे इस अपघट्य में डाल दिया जाता है। और उसके बाद जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, विद्युत लेपन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और कुछ समय पश्चात एनोड से तांबे का लेपन कैथोड पर हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया को थोड़ी देर चालू रहने दें। बस हो क्या होगा। अब हम कैथोड को देख रहे हैं, जिसके ऊपर लेपन कर रहा है। इसके ऊपर ये तांबे की परत का लेप आ गया है। पहले वाइट था, अब ये तांबे की परत इस पर चढ़ चुकी है। ये क्या है? ये मानव श्वसन क्रियाविधि का मॉडल है। हाँ जी। इसमें क्या है, डायफ्राम की क्रियाविधि को दिखाया गया है। हाँ जी। डायफ्राम जो है, इसमें आयतन को कम और ज्यादा करता है जी। इसके कारण हमारे फेफड़ों में उच्छ्वसन और निःश्वसन की क्रियाविधि होती है जी। मतलब इसके माध्यम से आप अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। जी। देखो ये डायफ्राम है, इसको मैंने आयतन बढ़ गया तो अंदर हवा आ गई, फेफड़े फूल गए। जैसे ही आयतन कम होगा, फेफड़ों में हवा बाहर निकल जाएगी। तो ये देखो श्वसन की क्रियाविधि होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत से बोलिए ताकि रिकॉर्ड हो पाए। हाँ जी। एक तो अपना नाम बता दीजिए। करण सिंह जी। द्रव पात्र की दीवारों पर दाब डालता है। इसको एक सिंपल प्रयोग द्वारा भी समझ सकते हैं। हाँ जी। ये चित्रानुसार एक जो बोतल है, उसमें अपन छेद कर लें और उसमें एक गुब्बारा लगा दें जी। और अब अपन इसको पानी से बोतल को भरेंगे। पानी से भरने के बाद जो गुब्बारे लगे हुए हैं, ये गुब्बारे गुब्बारे फूल जाते हैं। हाँ। इससे स्पष्ट है
कि द्रव ने जो दाब लगाया उससे गुब्बारे फूल गए, यानी द्रव पात्र की दीवारों पर दाब डालता है। हाँ, चाय नहीं लेता हूँ, नहीं लेता हूँ। हाँ जी सर, बोलना शुरू कीजिए। ये चुंबक के जो ध्रुव कक्षा 6 का मॉडल है, बच्चों को चुंबक के ध्रुव में के बारे में बताना है। एक छड़ चुंबक लिया और उसको थर्माकोल के अंदर फिट कर दिया और उसके ऊपर एक कागज लगा दिया। ऊपर लोहे का बारीक बुरादा डालने पर जो लोहे के बुरादे के कण हैं वो अधिकतर छड़ चुंबक के दोनों सिरों पर केंद्रित हो जाते हैं। इससे ये बताया जाता है कि चुंबक के दोनों सिरों पे पावर होती है, इसलिए उन पावर पॉइंट को दो ध्रुव कहा जाता है। और इसके द्वारा इन ध्रुवों से जो बल रेखाएं निकलती है उसका भी प्रदर्शन किया जा सकता है। बिल्कुल साफ नजर बल रेखा। ये विद्युत चुंबक है और इस तरह से जब जैसे ही हम इस तार को यहाँ लगाते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि लोहे का कुछ भी पात्र जब हम यहाँ छुआएंगे तो चुंबक का कार्य करता है, क्योंकि इसमें सेल के होने से चुंबकत्व पैदा हो जाता है। तो विद्युत चुंबक किस तरह से बनता है वो यहाँ हम देख पा रहे हैं। ये बार्नौली का सिद्धांत दिखाया गया है। यह उत्तोलक का सिद्धांत दिखाया गया है। तो इस तरह से यदि हम अपनी प्रयोगशाला में छोटे छोटे प्रयोगिकी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन को देखिए, किस तरह से हम प्रकट कर सकते हैं। ये प्लेट के द्वारा है ना, हम इसको बड़े अच्छे से अपने बच्चों के बीच में इसको प्रयोग के द्वारा क्लियर कर पाएंगे। और बगैर खर्च के हमने एक चीज़ की है। तो आपके सामने देखिए बहुत कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमने किस तरह से छोटी से छोटी ये सरल मशीन है, घूर्णन बल द्वारा वस्तुओं को सरल रखना, किस तरह से आसानी से एक भारी वस्तु को इधर से उधर उठा के लेके जाया जा सकता है। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। अभी आप देखेंगे कि वाष्पीकरण की स्थिति को दिखाया गया है चार्ट के द्वारा, कि छाया में रखा हुआ पानी उतना ही रहता है, यदि धूप में रखा जाए तो पानी का आयतन जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वाष्पीकरण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में हो रही है। देखिए पृथक्करण की विधियां दिखाई गई हैं कि वाष्पीकरण के द्वारा हम पृथक्करण की क्रिया करते हैं, अपकेंद्रण के द्वारा की जा सकती है, निस्संदन के द्वारा पृथक्करण की क्रिया संभव की जा सकती है, आसवन विधि द्वारा भी हम पृथक्करण की क्रिया को कर पाते हैं। गर्म करने पर या ठंडा करने पर ठोस वाष्प में जो बदल जाता है, संघनन की क्रिया के द्वारा भी परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन के द्वारा भी दिखाया जाता है। तो यह हमने देखी कि पृथक्करण की विधियां कितनी सहज तरीके से हमने अपने बालकों को बताने का प्रयास किया है। ये एक गतिविधि है जिसमें बताया गया है कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है, उनकी क्रियाएं किस तरह से होती हैं, कि किस तरह से वो विस्तारित होती है। ये बड़े रूप में दिखाया गया है उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण बताया गया है। और यदि इसको हम उस रूम में देखें तो यदि ये कांच के फॉर्म में ये अवतल दर्पण दिखाया गया है और ये उत्तल दर्पण दिखाया गया है, तो बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पे चीज़। अब मैं इसके आगे की जो जैसे आपने को क्रिया दिखाऊंगी। अभी कंपोस्ट खाद कैसे तैयार की जा सकती है, यह भी बगैर खर्च के हम बता पाएंगे बच्चों को। ये पादपों में वाष्पोत्सर्जन के लिए हमने तैयार किया है कि प्रकाश संश्लेषण से पत्तियों में से किस तरह से रंध्रों से ऑक्सीजन निकलती है। इस प्रयोग की छोटा सा प्रयोग है, उसके द्वारा हम वो बता सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप दिखाया गया है, छोटे बच्चों को सामने देखने पर पता चलेगा ये होता क्या है, किस तरह। जी, ये हमारे छोटे छोटे से साइंटिफिक उपकरण हैं जिनको कि अक्सर करके हम अपने लैब में रखते हैं। तो यदि बच्चों के समक्ष रख दिए जाएं कि परख नली क्या होती है, परख नली स्टैंड किसे कहते हैं, या ऊर्ध्वपातन की क्रिया कैसे होती है, तो ये हमारे बच्चे थिसिल के क्या होती है,
इसको पढ़ पाएंगे। हाइड्रोजन गैस बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से हो पाती है। तो ये छोटी सी जो चीज़ें हैं, यदि हम इस तरह से रखें और बच्चों को इनसे खेलने का, सीखने का, समझने का अवसर दें, तो हमारे बच्चे बहुत कुछ आसानी से, सहजता से सीखते जाते हैं। विद्यालय में एक छोटी सी लैब बना लें, जो भी हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी ही किया जाए। कि घर्षण द्वारा ये जो बल्ब का भी प्रयोग हम लोग इसमें करते हुए दिखा रहे हैं कि इनसे हम आपस में रगड़ेंगे और फिर इसको उठाएंगे किसी सतह से, तो किस तरह से चिपकने का काम हो जाता है। जैसे अभी हमारे पास कार टूट गई, कुछ प्रयोग चल रहा था तो छोटे बच्चे उठा के ले चले गए, खेल रहे थे, तो हम इस तरह से एक छोटी सी कार ले ली मान लीजिए, और उस पर हमने इस तरह से एक सेल रख दिया, और सेम ऐसी ही कार दूसरी ले ली, वहाँ पे दूसरा दूर अपन ने सामने रख दिया। तो क्या होगा कि किस तरह से हम इसको सामने लाएंगे तो ये इसमें आकर्षण और विकर्षण दिखाई देगा, प्लस कार के माध्यम से दिखाई देगा। तो बच्चे एकदम से क्लियर देख पाएंगे कि चुंबक का आकर्षण और विकर्षण जो है वो किस तरह से होता है। ये चित्र के माध्यम से भी बताया गया है। इसको हम प्रयोग रूप में हमने किया था, पर हमारी कार टूट गई, अभी स्पष्ट रूप में हम आपको नहीं दिखा पा रहे। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा प्रयोग है जिसे हम अपने विद्यालय में करके रखें। हाँ, आप ये क्या बताने जा रहे हैं? ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। सरल सूक्ष्मदर्शी जी, सरल सूक्ष्मदर्शी। जी हाँ, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसी भी वस्तु को आवर्धित बड़ा चित्र दिखाया जाता है। इसके लिए गोल पेंदे के फ्लास्क में पानी भरकर हम स्टैंड पर रख लेंगे, और उसके बाद उस वस्तु को जिसका प्रतिबिंब बड़ा देखना है उसको इसके नीचे रखेंगे, और इसमें हमें इसका प्रतिबिंब हमें जैसे ये सरल मशीन का उदाहरण देखिए आप, कितनी स्पष्टता के साथ समझा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जब हम बच्चों को छोड़ दें खुला, इस तरह के प्रयोग तैयार करके, ये देखिए बार्नौली का सिद्धांत देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने रखा हुआ, बच्चा देखेगा और समझेगा। और ये देखिए प्रकाश का अपवर्तन जो है, इसके माध्यम से हम लोग आराम से करके दिखा सकते हैं। इसको यहाँ लगाया और ऊपर रख दिया। तो ये छोटे छोटे से उदाहरण जिनके द्वारा हम चाहते हैं आप भी अपने विद्यालय में बच्चों के लिए इस तरह की प्रयोगशाला अवश्य बनाएं, छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे। कि जैसे विज्ञान तो आप सभी जानते ही हैं कि क्या है, सिर्फ सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान। पर कब होगा? जब हमारा इस तरह से संगठन कहीं ना कहीं तैयार हो पाएगा, तभी उन स्थितियों को ही तो हम कह पाएंगे विज्ञान। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगी कुछ और 2-4 उपकरण, या 2-4 उपकरण जो आपके दिमाग में आ रहे हों, आप उनको भी जोड़ लीजिए और बच्चों को पूरा जीने का अवसर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, आज एक आकर्षण, चुंबक का आकर्षण और प्रतिकर्षण जैसे हम लोग को दिखाना होता है, तो हम कैसे कर सकते हैं उसको अभी मैं दिखाने जा रही हूँ आपको। थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या करना है कि चुंबक का जैसे हमको आकर्षण दिखाना है, तो हमने क्या किया, 2 कार ली, और अभी मैग्नेट कहीं स्लिप हो गया है मेरे हाथ से, मैं आपको दिखाना चाह रही थी। एक कार ये रखी, और तो उसके नीचे जैसे क्या हुआ कि हमने इस तरह से मैग्नेट चिपका दिया, ठीक है, और दूसरे के नीचे भी इस तरह से लगा दिया। और फिर जब हम इस तरह से दोनों की पास लाने की क्रिया करेंगे, तो कभी तो पास आएगा और कभी दूर जाएगा, मतलब कभी इसमें आकर्षण दिखाई देगा और कभी प्रतिकर्षण दिखाई देगा। बच्चा खुद धीरे धीरे समझेगा कि इसके पीछे कारण क्या। तो हम उसको ये चीज़ बता सकते हैं कि चुंबक में किस तरह से समान ध्रुवों की तरफ जब होता है तो आकर्षण नहीं हो पाता, विपरीत ध्रुव होते हैं तो आकर्षण होता है, और जब समान ध्रुव होते हैं इस तरह से दोनों में प्रतिकर्षण दिखाई देने लगता है। और कितना सहज एक खेल के रूप में जब बच्चा इसको करेगा तो उसे बहुत खुशी होगी, बहुत मज़ा आएगा उस बच्चे को, और आपको भी अच्छा लगेगा कि बच्चा आपके साथ कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहा है।
ये देखिए बल का प्रयोग कैसे करके हमने दिखाया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। और जैसे इसमें क्या आती है, जैसे 2 छड़ें रखी गई, या हम छोटे छोटे से जो गुब्बारे होते हैं उनको भी ले सकते हैं, उनको अपनी किसी सतह पर रगड़ा, ऐसे बालों से रगड़ लिया तेजी से, या है ना, और फिर उसके बाद हम इस छड़ को ऐसे लेकर आए, तो देखिए किस तरह से उठते हुए दिखाई, चिपकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हम उसको बल को बता सकते हैं बच्चे को। जब बच्चा इस तरह से खुद करके देखता है तो वो स्पष्ट तौर पे समझ पाता है। ये देखिए एक मानव तंत्र हमने बना के लगाया है। देखिए इसमें किस तरह से एक एक अस्थि को नाम दिया गया है और उनका जोड़ किस तरह से काम करते हैं। देखिए इस तरह से हमारे हाथ पैरों में मूवमेंट किस तरह से होता है, हम बच्चे को ये समझा सकते हैं। एक एक अस्थि का नाम क्या है हम यदि यहाँ लिख दें, और बच्चा जितनी भी बार हमारी लेबोरेटरी में आएगा, हमारी प्रयोगशाला में आएगा, तो इस चीज़ को समझेगा और उसको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और जब हम उससे पुस्तक से अध्ययन कराएंगे तो उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इसके अलावा भी हमारे एक साथी ने तो बहुत खूबसूरत सा कंकाल तंत्र को तैयार किया है, जिसमें सारे अंदरूनी अंगों की भी जानकारी दी है। तो आइए मैं उसको भी आपको दिखाती हूँ इसके आगे। मैं मनोज कुमार प्रजापत, व्याख्याता जीव विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबा हरि सिंह टोंक। मेरे TLM का विषय है मल्टी लेयर चार्ट। एक ऐसा चार्ट जिसके अंदर दुनिया भर की परतें, हर परत में एक राज है। सबसे बाहर हम देखते हैं कि मानव शरीर की बाहरी संरचना इसमें दिखाई गई है। उसके बाद में इसका यदि हम लंबवत काटते हैं तो ये मानव शरीर कुछ इस प्रकार से अपने एक महत्वपूर्ण तंत्र धमनी एवं सिरा तंत्र को प्रदर्शित करता हुआ, यहाँ नीला रंग सिरा तंत्र का प्रतीक है एवं लाल रंग धमनी तंत्र का प्रतीक है। धमनी और सिराएं हमारे शरीर में क्रमशः शुद्ध और अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। धमनी एवं सिरा तंत्र के बाद में अगला जो महत्वपूर्ण तंत्र आता है वो है पेशी तंत्र। किस प्रकार से पेशियां इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से विकसित हुई और दिखाई गई है। कुल 639 पेशियां मानव शरीर में होती है, जिनका अध्ययन कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी कर सकते हैं। और अब आइए अंदर की संरचना, और ये बिल्कुल अट्रैक्टिव तरीके से जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पसलियों का पिंजर है। 24 पसलियां एक उरोस्थी से जुड़ी हुई है और फेफड़ों को सुरक्षित रखते हुए नीचे डायफ्राम है। और इन पसलियों को जैसे हटाएंगे तो हमें गुलाबी रंग के कुछ इस प्रकार से दायां और बायां फेफड़ा दिखाई देता है। दोनों फेफड़ों को यदि हम फिर इस कवर को हटाते हैं, इसके आवरण को हटाते हैं, तो अंदर से फेफड़े कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, जिसके अंदर आपको स्पष्ट रूप से कुप्पिका दिखाई दे रही है, जहां पर O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। देखिएगा श्वसन तंत्र के बाद में हम अगले महत्वपूर्ण तंत्र की ओर आते हैं, और वो है हमारा पाचन तंत्र। किस प्रकार से अलग अलग रंग से इस पाचन तंत्र के प्रत्येक भाग को यहाँ इंगित किया गया है। ग्रासनाल, यकृत, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, अपेंडिक्स, मलाशय आदि सभी भागों को इसमें दिखाया गया है। और पाचन तंत्र के बाद में एक अगला महत्वपूर्ण तंत्र परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग हृदय, जो कि वक्ष गुहा में बाईं तरफ हल्का झुका हुआ मुट्ठी के आकार का अंग है। बाहर से हृदय कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इस हृदय की यदि आंतरिक संरचना देखते हैं तो इसके अंदर ऊपर आलिंद एवं नीचे निलय ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और अशुद्ध एवं शुद्ध रक्त का प्रवाह भी इसके अंदर दिखाने का प्रयास किया गया है। हृदय की संरचना के बाद में हम आते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण तंत्र की ओर, वो है उत्सर्जन तंत्र। और इस उत्सर्जन तंत्र में दायां वृक्क और बायां वृक्क, और जो कि मूत्र उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां इसके भीतर आपको क्लियर दिखाई देंगी। यहाँ नेफ्रॉन्स भी यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं, और वृक्क धमनी, वृक्क सिरा भी यहाँ दिखाई दे रही है। साथ में मूत्राशय, जिसमें मूत्र संचित होता है और समय समय पर मानव द्वारा त्याग दिया जाता है। और इसके बाद में इस तंत्र के बाद में हम अंतिम तंत्र की ओर आते हैं, कंकाल तंत्र, जिसमें कि कपाल की 8 हड्डियां और जबड़े की हड्डी साफ दिखाई दे रही है। और कपाल के बाद में ये पूरे कशेरुकदंड की कशेरुकाएं एवं पसलियों का पस हिस्सा, नीचे सैक्रम, फीमर अस्थि, और यहाँ आप देख सकते हैं ह्यूमरस एवं रेडियोल्ना अस्थियां। और इस प्रकार से ये कोलर बोन भी इसके अंदर साफ दिखाई दे रही है। हम इसको जब हटाते हैं तो अंत में मस्तिष्क का ये भाग भी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और ये मेरी आशा ही नहीं, अपितु पूरा विश्वास है कि यह वीडियो, यह जो TLM है, ये हमारे कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के अध्ययन में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और ये मैं कह सकता हूँ कि यह एक मल्टी लेयर चार्ट, मल्टीपर्पज चार्ट बच्चों के मानसिक विकास और विज्ञान के पढ़ने में सहायक सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।